जय जवान जय बस्तर। मुझे बताया है कि देश को जोड़ने की दृष्टि से थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में बताना। यहाँ दोनों प्रांत से लोग आए हैं। मेरे से ज़्यादा कर्नाटक के जानने वाले यहाँ विद्वान लोग हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानने वाले विद्वान लोग हैं। फिर भी आपको जो मालूम है वही बात मैं अपने मुंह से बताता हूँ। यहाँ चित्र लगा है 1857 में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, देश के लिए लड़े, वैसे वीर नारायण सिंह वे वनवासी थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे, भले वो मुग़ल के खिलाफ हो, भले वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो, सबसे ज़्यादा योगदान जिनको हम कहते हैं अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब, इनका योगदान सबसे ज़्यादा है। इतिहास में बहुत कम आया है। सही इतिहास लिखने की ज़रूरत है, तब ध्यान में आएगा कि सबसे ज़्यादा हम जिनको थोड़े पिछड़े वर्ग समझते हैं, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा देश के आज़ादी के लिए लड़ा है, सबसे ज़्यादा प्राण अर्पण किया है। अगर आप सोचेंगे कि राणा प्रताप का नाम तो है, लेकिन उनके साथ लड़ने वाले जो भिल जाति के थे वो सबसे ज़्यादा संख्या में थे। तो उनका जो भिल समाज का जो मुखिया, उनका भी नाम उतना ही आदर से लेना चाहिए जितना हम राणा प्रताप का लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो शिवाजी महाराज होंगे, जिन्होंने भी युद्ध लड़ा था, उनके साथ जो थे वे जनजाति के थे, वे जिनको अनुसूचित जाति का कहते हैं, दलित कहते हैं। ये लोग बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने देश के लिए काम किया है। केवल भारत के लिए इन्होंने योगदान दिया है ऐसा नहीं है। तो वो एक छोटा सा जो इतिहास जो कम लोग जानते हैं वो बताता हूँ। आप जानते हो कि अलेक्जेंडर जब भारत में आया था तो यहाँ से बहुत सारे जनजातियों को अपने साथ लेकर गया था और वो ग्रीस में गए। उन्होंने वहाँ क्या काम किया इसके बारे में इतिहास थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन मोहम्मद घोरी और गजनी के समय यहाँ बहुत सारे लोगों को लेकर गए थे, जनजातियों को बंदी बनाकर, स्लेव्स बनाकर, और उनको जाकर बगदाद में, दमास्कस में, कैरो में जाकर बेचा और फिर ये लोग धीरे धीरे यूरोप में चले गए। ऐसे भारतीय मूल के जनजाति जिनको यूरोप में जिप्सी कहते हैं, नाम सुना है जिप्सी आप लोगों ने? अगर थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे तो बाकी लोगों को भी लगेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो जिप्सी लोगों की संख्या 2 करोड़ है, वो भारतीय मूल के जनजाति है। आजकल डीएनए टेस्ट होने के कारण आप झूठ नहीं बोल सकते हो, अनुमान नहीं लगा सकते हो, इट इज़ ऑल वेरीफाइड। अभी अभी संगीत कुछ लोगों ने बताया, संगीत का भी कार्यक्रम हुआ थोड़ा सा, और हमारे पद्मिनी जी ने भी कर्नाटक का संगीत गाया, नेशनल एंथम भी गाया। जनजातियों का जो योगदान संगीत में है अनबिलीवेबल है। और जब हम संगीत का यूरोप के नाम लेते हैं तो कोई बीथोवन का नाम लेगा। तो ऐसे बड़े बड़े जो संगीतकार यूरोप में हो गए, इन सब का जो गुरु, महागुरु था वो एक भारतीय वनवासी था। कितने लोग जानते हैं? वो हंगेरी में जन्म हुआ, उसका नाम है जोनास बिहारी। बिहार के सारे लोगों का नाम बिहारी आता है, अटल बिहारी, ये सब अपने यहाँ कॉमन नेम है। इसका नाम है जोनास बिहारी। वहाँ था इसलिए उसका नाम जोनास रखना पड़ता है, लेकिन भारतीय मूल का था। आप देखेंगे कि 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में हमारे जनजातियों जो वहाँ बसे हुए थे हंगेरी में, उन्होंने यूरोपियन म्यूज़िक को जन्म दिया। आप बीथोवन का नाम लेते हैं और भी बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं तो यही नाम आता है। मोजार्ट का नाम लेते हैं तो इन सब के पहले हुए थे। इनका गुरु जो था वो जोनास बिहारी भारतीय था। इसलिए मैं हंगेरी में उसका जो गांव जहां उसका जन्म हुआ वहाँ मैं जाके आया एक दर्शन करने के लिए। तो ये एक आपको बताया। दूसरा है हम 2 प्रांतों को जोड़ने का काम करते हैं।
देखो इतिहास ने हमको कैसे बताया है कि भारत एक है। दक्षिण भारत में जिसका जन्म हुआ वो है चाणक्य, जिसका जन्म हुआ वो है आर्यभट्ट, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र बन गया बिहार, उत्तर भारत। वैसे ही जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ, बीजापुर, और दुनिया के बहुत बड़े गणितज्ञ उसको माना जाता है। न्यूटन और लेनिट्स के भी 500 साल पहले जो होकर गए थे वो है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का जन्म कर्नाटक में और उनका कार्यस्थल था औरंगाबाद के पास नज़दीक, यानी महाराष्ट्र। तो ऐसे दो जब प्रांत आ गए, दुनिया को चकाचौंध करने वाले एक गणितज्ञ भी हुआ। एक बार लेनिट्स, जर्मनी का सबसे बड़ा गणितज्ञ, ने केस किया न्यूटन के ऊपर। न्यूटन को मैंने अपना पुस्तक दिया कि ज़रा इसमें आप अपना फॉरवर्ड प्रस्तावना लिखोगे तो मेरे पुस्तक बहुत सारे लोग पढ़ेंगे। न्यूटन इतना चालाक था, ये उसका कहना है, कि उसने मेरे पुस्तक में से कुछ वाक्य निकाल कर अपने नाम पे छाप दिया। ये सबसे बड़ी चोरी है। यूरोप में ऐसे बहुत सारे चोरी भारतीय लोगों के भी हुए हैं। हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन उससे भी 500 साल पहले हमारे बोधायन ने भी दिया था, वही थी। तो ये केस चलते रहा दोनों के बीच में, और लोग संभ्रमित थे कि न्यूटन का कहना है कि मेरे भाषण सुनकर इसने पुस्तक लिखा, इसका कहना है कि मेरे पुस्तक को उसने गलत तरीके से अपने नाम पे लिखा है। दोनों अपने अपने तर्क दे रहे थे। इतने में लेनिट्स मर गया। तब उन्होंने कहा कि कैलकुलस के ऊपर झगड़ा चल रहा है, तो दोनों को ही हम फादर ऑफ कैलकुलस कहेंगे। इसलिए आप देखेंगे कैलकुलस में एक होता है d/dx, वही d/dx के जगह पे फंक्शन x आता है। आप अगर गणित जानते हो तो एक ही विषय के लिए दो सिंबल क्यों? क्योंकि ये दो लोगों के थे, लेकिन दोनों ने कहाँ से चोरी किया? वो भास्कराचार्य से चोरी किया। और हम लोग चुप बैठे हैं। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, भास्कराचार्य को दुनिया में नाम नहीं आएगा, इसलिए हमें करना होगा। वैसे एक समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, और एक समय अंग्रेज़ों के समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोविंसेस, सीपी एंड बेरार, वरुड मराठी में कहते हैं। तो उसका राजधानी नागपुर था, और उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ला, वो हमारे छत्तीसगढ़ के थे। और वो इतने महान थे कि आप नागपुर चले जाइए, पंडित रविशंकर शुक्ला, रविनगर मिलेगा, शंकर के नाम पर शंकर नगर मिलेगा, और शुक्ला के नाम पर शुक्ला नगर मिलेगा। एक व्यक्ति के लिए 3 नगर शायद ही भारत में और किसी का होगा, मैं समझता हूँ। फिर यहाँ आध्यात्मिक में गुरु घासीदास थे 1750 के आसपास, और राजा चक्रधर सिंह जी थे। इन्होंने भी बहुत बड़ा संग्राम किया था, देशभक्त थे। ये आपको थोड़ा सा मैंने अनुसूचित जाति के बारे में, विदेश में जिन्होंने इन्होंने काम किया है उसके बारे में, चाणक्य आर्यभट्ट के बारे में, और अब कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ महिलाएं बहुत सारे हैं। सब लोगों को क्या पसंद है? सोना पसंद रहता है। दुनिया का एक समय अंग्रेज कहते थे सबसे प्राचीन सभ्यता यानी हमारी ग्रीक सभ्यता है, और ये ग्रीक सभ्यता से ही भारतीय लोगों ने गणित सीखा है, आर्कियोलॉजी सीखा है, आर्किटेक्चर सीखा है, संगीत सीखा है। सब हमारे ग्रीक लोगों से मिला है। तो भारत कितना पुराना है? तो भारत केवल अशोक स्तंभ 2300 साल पहले, और उससे भी पहले भगवान बुद्ध 2500 साल पहले। लेकिन हमारा जो ग्रीक साम्राज्य वो 3000 साल पुराना है, इसलिए सब कुछ वहाँ से भारत में आया है। अलेक्जेंडर ने लाकर तुमको दिया है, तुम्हारे पास कोई संस्कृति नहीं थी। उस समय 1922 में राखाल दास बैनर्जी ने एक बहुत बड़ा शोध करके बताया कि तुम्हारा जो ग्रीक संस्कृति 3000 साल बताते हो,
हमारा मोहनजोदड़ो तो 5000 साल पुराना है। तो 5000 साल पुराना दुनिया के सबसे प्राचीन शहर है, डेवलप्ड सिटी, डेवलप्ड सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो है। बाद में पता चला कि मोहनजोदड़ो से भी पुराना है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन 5300 ईयर्स बिफोर, वहाँ कर्नाटक भी दिखता है। कैसे दिखता है? सब लोगों को उस समय भी लोगों को पसंद था सोना, और वो कोलार गोल्डफील्ड से वहाँ आता था। तो इसका मतलब हड़प्पा अलग है, कर्नाटक अलग है नहीं है। यहाँ से वहाँ तक व्यापार होता था, यहाँ का माल वहाँ जाता था। इंडिया वॉज ए वेरी वेल सिविलाइज्ड कंट्री 5000 ईयर्स बिफोर। अभी अभी जो नया शोध हुआ है उसमें इससे भी प्राचीन शहर जो है धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी और राजस्थान का कालीबंगा, दिस आर ऑल 7000 ईयर्स ओल्ड। केवल सिविलाइजेशन नहीं है, वहाँ सिटी था, वेल प्लान्ड सिटी। यूनाइटेड नेशन के लिए शहर का मतलब वहाँ घर होने चाहिए, घर के सामने सड़क होना चाहिए, वहाँ लाइब्रेरी होना चाहिए, वहाँ टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। वरना ऐसे ही कोई जगह पे लोग पत्थर लेकर बैठे हैं, लोग शिकार करके खाना खाते हैं, इसको हम शहर नहीं मानते। तो सारे चीज़ों में उतर आया है कालीबंगान, वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी। हो सकता है कि यहाँ भी कुछ प्राचीन चीज़ें हो गई जो अब नए नए जो हमारे पास आधुनिक संसाधन है उससे हम बता सकेंगे कि यहाँ की कला कितने साल पुरानी है। तो दुनिया के कला का भी जन्म स्थान हम छत्तीसगढ़ बता सकेंगे। तो ये है 5300 कर्नाटक गोल्ड वाज गोइंग ऑल ओवर इंडिया। फिर दूसरा है कि यह महिला है, तो महिला सशक्तिकरण। हु वाज द फर्स्ट लेडी हु फॉट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स? उनको खदेड़ करके निकाला, उनको हराया था। तो अगेन शी कम्स फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटक में मयूरवर्मन ने एक नया साम्राज्य शुरू किया था 5th and 6th सेंचुरी में। उसके बाद उनके ही वंशज लोग गोवा में राज्य करते थे, और गोवा में एक था परमार्डी देवा, उनकी जो बेटी थी नायकी देवी, वो गोवा से शादी करके, ये लोग शिमोगा के थे, और शादी के बाद वो गुजरात की महारानी बनती है। और उस समय मोहम्मद गोरी सेना लेकर इनको मारने के लिए आता है। तो राजस्थान के बहुत सारे राजाओं का नेतृत्व एक महिला कर रही है। भारतीय या विश्व के इतिहास में महिला का एक अच्छा उदाहरण इससे अच्छा नहीं हो सकता है। नायकी देवी ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, और उसके नीचे बाकी लोग काम करते थे। तो हमने एक नोबेल प्राइज़ के जैसे एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक अवार्ड निकालना पड़ेगा, नायकी देवी अवार्ड। और इस नायकी देवी अवार्ड में दुनिया में जहाँ भी महिलाओं के सम्मान के लिए जो काम करता है उन लोगों के लिए ये पुरस्कार देना चाहिए है। ये जो कदम्बा डायनास्टी जो था, शी इज़ द फर्स्ट लेडी हु डिफीटेड। इंग्लैंड के इतिहास में, यूरोप के इतिहास में एक नाम आता है जोन ऑफ आर्क। जोन ऑफ आर्क वॉज 16th century, नियरली 300-400 years later than नायकी देवी। therefore नायकी देवी should be hailed as the first lady for empowerment। फिर उनकी जो बेटी थी कुरमा देवी, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा दिया था, और उनके नीचे 10 राजा लोग ने युद्ध में लड़े थे। तो शी वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ 10 different kings, एंड शी ऑल्सो हैज़ ए कनाडा ब्लड इन हर। तो ये हमने केवल वहाँ देखा ऐसा नहीं। 1947 में 48 में जब पाकिस्तान में अचानक कश्मीर के ऊपर हमला करके कश्मीर के कुछ भागों को ले गया था, तो हमें एक श्रीनगर को बचाना था। तो उस समय श्रीनगर को बचाने वाले 3 जो जनरल थे, तीनों कर्नाटक के थे। एक साथ देवर फाइटिंग, नाम बताऊंगा तो आपको एक एक का नाम पता चलेगा। उस समय दे मे नॉट बी चीफ, दे वर नॉट जनरल्स। ओनली करियप्पा वॉज, उस समय भी ही वॉज नॉट द जनरल, बिकॉज बाद में उसको जनरल बनाया गया। तो करियप्पा, दूसरा है थिम्मैया, और तीसरा जो था श्री नागेश। ये तीनों आगे चलकर चीफ ऑफ स्टाफ बन गए थे, दे बिकेम द जनरल्स। ये तीनों ने मिलकर आज श्रीनगर को हमें बचाया है।
तो कर्नाटक हैज़ गिवन इट्स फ्लेवर इवन इन कश्मीर, वो देख सकते हैं। आजकल साइंस का ज़माना है और लॉजिक का ज़माना है, और सब जगह देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ उसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है, क्यों इंडियन को नहीं मिल रहा है? इंडियन को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग यूरोसेंट्रिज्म बायस अगेंस्ट इंडियंस, वरना हमारे यहाँ 10 ऐसे बड़े बड़े दिग्गज होकर गए भारत में जिनको देना चाहिए था। लेकिन एक अद्भुत चीज़ बताता हूँ, 1907 में एल्बर्ट माइकलसन को नोबेल प्राइज़ मिला। ही टोल्ड द स्पीड ऑफ लाइट 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट जो किया था, माइकलसन मॉर्ले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो दो जगह के बीच में लाइट को रिफ्लेक्ट करते करते उसका स्पीड निकलता है। स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, इन 1350 विजयनगर साम्राज्य के महाराजा यहाँ बैठे हैं। उस समय 1350 में जो विजयनगर साम्राज्य था, वहाँ उनके मिनिस्टर थे, उनका नाम है सयनाचार्य। और सयनाचार्य ने वेद को अनुवाद कर रहे थे। वेद का पहले भाग में 50th चैप्टर में 4th श्लोका में सूर्य भगवान को बताते हुए ऋषि ने लिखा है, हे सूर्य भगवान, तुम्हारा किरण सूर्य से पृथ्वी पर आता है, अत्यंत तेजी से आता है। आज साइंस बताता है इट टेक्स 8 मिनट्स फॉर द सनलाइट टू रीच अर्थ। अब सयनाचार्य तो ट्रांसलेट करेंगे वैदिक संस्कृत से नॉर्मल संस्कृत में, लेकिन ही वॉज नॉट जस्ट अ ट्रांसलेटर, ही हैज़ टू गिव एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग दैट ही राइट्स। कमेंट्री लिखना है तो यू आर वेरी फास्ट, ओ सूर्य भगवान इज़ नॉट इनफ, आई मस्ट फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट। तो उस समय 4th सेंचुरी में सूर्य सिद्धांत करके एक साइंस बुक लिखा गया था। उसमें से उन्होंने निकाला है, सूर्य द सन रे ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 2202। यहाँ कुछ दिखाया है क्या? ओह, आई डिडंट नो दैट समथिंग इज वेरी वेल, थैंक यू। 2202 योजनास इन हाफ निमेशा। अब दिस वर्ड्स आर टेक्निकल वर्ड्स, तो उसका सारा एक्सप्लेनेशन मैंने अगले पेज में दिया है, व्हाट इज़ 1 योजना, व्हाट इज़ 1 निमेशा वगैरह। तो नेक्स्ट पेज दिखा देना। तो सयनाचार्य का कैलकुलेशन है 1,85,793 और मॉडर्न मेजरमेंट से 1,86,000। सो द डिफरेंस इज 0.2%। तो देखिए हाउ मेनी ईयर्स, सेंचुरीज बिफोर हमने ये सब ठीक बताया है। दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ आवर इंडियंस। उन्होंने उस समय लोग ये पूछते हैं कि उन्होंने कैसे बताया, वेयर वॉज द इंस्ट्रूमेंट, शो मी दिस। ईजी टू आस्क ऑल क्वेश्चन, बताने के बाद ओके इट मे बी, ऐसा बोल के वो भाग जाते हैं, जिसको कहते हैं वो किस्म। आपने देखा होगा कि 300 साल पहले हमने जयपुर में द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइंटिफिक लैबोरेटरी बनाया है, जिसको जंतर मंतर कहते हैं। आप वहाँ जाकर खड़े रहिए, वहाँ का वॉचमैन के पूछिए कि बाय लुकिंग एट दिस वियर्ड लुकिंग, वहाँ अद्भुत जो चीज़ है, वहाँ का आकार जो समझ में नहीं आता है, कोई गोल है, कोई आधा गोल है, कोई तिरछा है, लेकिन उसकी जो शैडो है, उसका जो परछाई गिरता है, उसके आधार पर वो जब समय बताता है वहाँ का वॉचमैन, और आप अपना इलेक्ट्रॉनिक टाइम देखेंगे, मुश्किल से 30 सेकेंड्स का डिफरेंस होगा। इतना परफेक्ट वो बताता है। दीज आर ऑल द लैबोरेटरीज वी हैड इन द ओल्डन टाइम। जो नालंदा में, जो तक्षशिला में जितने भी थे, सबको तो उन्होंने तोड़ दिया, और फिर अभी प्रश्न पूछा शो मी। तो यहाँ एक है, जयपुर में है जंतर मंतर, उज्जैन में भी है, दिल्ली में भी है। दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरीज। तो उससे हम पता चलता है। वैसे 1678 में यहाँ की एक कर्नाटक की एक महिला, शी रेज द फर्स्ट विमेन आर्मी, ये है बेलवाड़ी मल्लम्मा, एंड शी फॉट अगेंस्ट द मराठास। बाद में जब शिवाजी को पता चला तो शिवाजी ने उसको पैर छूकर उससे माफ़ी मांगा। उसने बताया कि तुम तो मेरे लिए भवानी स्वरूप है, गलती से हमारे लोगों ने तुमसे युद्ध किया है, वरना हम आपके ही लोग हैं, आप महारानी बन जाइए, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो ये हमारे एक दिखाई देता है
कि ऐसे कर्नाटक में बहुत सारे महिला योद्धा होकर गए। द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, वह भी 500 ईयर्स बिफोर पोर्चुगीज़ लोगों को 40 साल तक हरा कर रखा था, अब्बक्का देवी, वह भी कर्नाटक की थी। उसके बाद ही झांसी रानी वगैरह सब आए थे। तो ये कर्नाटक का ये गौरवपूर्ण इतिहास में दिखाई देता है। और दूसरा है हमारे यहाँ बीच में उदय बिरजे। कहाँ है उदय बिरजे? उधर बैठे हैं। उदय जी ज़रा 1 मिनट खड़े हो जाएंगे। बिरजे, इनके परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर के कारण आज इजराइल देश बना है। तो इजराइल देश में जाकर मैसूर लांसर्स यानी मैसूर महाराजा ने जो योद्धाओं को भेजा था, ये जाकर वहाँ युद्ध लड़े। वहाँ 400 साल राज्य करने वाले ओटोमन साम्राज्य को हरा दिया उन्होंने, और एक नया इंडिपेंडेंट देश इजराइल जो बना है उसमें इनका नाम लिखा गया है, वहाँ इजराइल में लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं इजराइल में भी, फिर दिल्ली में भी इनका दादाजी का नाम लिखा है। तो ऐसे जो हमारे लोगों ने दुनिया में क्रांति लाई है। इस युद्ध का एक विशेष है, हमारे सारे लोग जो युद्ध कर रहे थे केवल तलवार से और भाला से लड़ रहे थे, घोड़े पे थे और घुड़सवार थे। सामने वाला ओटोमन साम्राज्य, उनको मदद करने वाले जर्मन लोग तोप लेकर पहाड़ के ऊपर, माउंट कार्मल के ऊपर से शूटिंग कर रहे थे। जब वो ऊपर पहाड़ के ऊपर है, हम नीचे हैं, तो अंग्रेज़ लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन इन्होंने कहा कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम लड़ेंगे, भले मरेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये लड़े, और तोप को हराने वाला एकमेव उदाहरण है कि तलवार से और भाला से अगर आपने तोप और मशीन गन को हराया, द ओनली वॉर वॉज द वॉर बैटल ऑफ हाइफा, फॉट बाय वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ दिस कर्नाटका पीपल। सो हैट्स ऑफ टू कर्नाटका, आपने भारत का गौरव विदेश में भी किया है। फिर एक नाम मैं बताता हूँ, उनका नाम है मुरुगप्पा चन्नवीरप्पा मोदी। किसी ने नाम सुना है, लेकिन उनका फर्स्ट नेम बताऊंगा, MC मोदी। तो कई लोग बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा आँख का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर मोदी, वह भी कर्नाटक के थे। 14 घंटों में 833 आई ऑपरेशंस ही परफॉर्म्ड। तो ये भी एक। फिर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, मैजिशियन थी वो, मैथमेजिशियन, उसका नाम है शकुंतला देवी। उनको विदेश में बुलाया इंपीरियल कॉलेज लंदन में, और उनको 13 डिजिट का एक नंबर, फिर 13 डिजिट का दूसरा नंबर देकर इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। अब कंप्यूटर को भी वही प्रश्न पूछा, कंप्यूटर उसको बना रहा है। कंप्यूटर के पहले 28 सेकंड में उसने उसका सही उत्तर दे दिया। कंप्यूटर ने 10 मिनट के बाद बताया। तो दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ द लेडी शकुंतला देवी। फिर भारत में जब अंग्रेज राज्य करते थे, उन्होंने ये बताया कि चाणक्य बोलते हो, ये चाणक्य कोई काल्पनिक नहीं है, ये तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। अगर वो सही है तो उसने अगर पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र, तो वो दिखाओ, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। उस समय तमिलनाडु का एक पंडित, उसका नाम है कुमारस्वामी भट्ट, वो तंजावुर का है, तो उसके पास कुछ संस्कृत ग्रंथ मिले, तो इंस्क्रिप्शंस कहते हैं इसको, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। उसको लेकर वो मैसूर महाराजा के पास आया, बताया। तो मैसूर महाराजा ने एक एकेडमी बनाया था, ओरिएंटल एकेडमी, और उसके साथ साथ एक लाइब्रेरी बनाया था। तो ये पुस्तक मैन्युस्क्रिप्ट को लाइब्रेरी में रखा, और वहाँ के लाइब्रेरियन का नाम है, कोई जानता है उसका नाम? वर्ल्ड फेमस। आज अगर दुनिया चाणक्य को मानती है, आज अगर दुनिया उसके ऊपर अभ्यास करती है, अर्थशास्त्र के बारे में बताती है, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन, रुद्रपटना श्यामा शास्त्री। तो उसने वहाँ के मैन्युस्क्रिप्ट सब पढ़ते पढ़ते उसको ध्यान में आया ये अर्थशास्त्र है, ये चाणक्य का लिखा हुआ है। तो उसको पहले संस्कृत में, फिर संस्कृत से अंग्रेजी में, कन्नड़ में उसने बाई 1915 में उसने जब अंग्रेजी में ला कर दिया, तब अंग्रेज़ों ने बताया कि इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द कंट्री। नहीं तो वो यही समझते थे कि सारे चीज़ों का उगम
ग्रीस में हुआ है, वहाँ से भारत ने सीखा है करके। सो ऐसे भारत को जब जब कोई प्रॉब्लम था तो कोई ना कोई एक कन्नडिगा ने आकर उसको सॉल्व किया है। तो माय सल्यूटेशंस टू कन्नडिगा। दूसरा एक मैं बताता हूँ, अब दो प्रांतों के बीच में कैसे मतभेद होता है, बॉर्डर स्टेट्स कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जब जब इलेक्शन आता है तुरंत डीएमके वाले लोग चिल्लाने लगते हैं कि कर्नाटक वाले लोग हमको पानी नहीं दे रहे, कावेरी का पानी नहीं मिल रहा है वगैरह, और इलेक्शन होने के बाद शांत हो जाते हैं। और हर 6 महीने में यहाँ इलेक्शन होता है, हर 6 महीने में इतना दूषित करते हैं वहाँ के पॉलिटिशियन इस प्रांत को, यहाँ के लोग उसके खिलाफ बोलना, ये उनका एक फैशन हो गया और वोट जीतने के लिए। ये सब गलत है। तो एक बार मैं कर्नाटक में बता रहा था कि एक कन्नडिगा लेडी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई है। नाम क्या बताएंगे? जयललिता। शी इज़ फ्रॉम मैसूर एंड शी बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। कितनी बड़ी बात है कि जब 1952 में पहले बार इलेक्शन हुआ भारत में, ऑल यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, पुरुष हो या महिला हो, उनको वोटिंग राइट्स हमने 1952 में ही दे दिया पहले इलेक्शन में। यूरोप के महिलाओं को वोटिंग राइट्स बाद में मिला, फ्रांस में हो, इंग्लैंड में हो, जर्मनी में हो, उनको उस समय नहीं मिला जब हमारे देश को मिला था। और आपको आश्चर्य लगा, उत्तर प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर बनी थी, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश इन 1952 वॉज नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, शी वॉज ए बंगाली मैरिड टू ए सिंधी, सुचेत्रा कृपलानी बिकम्स। तो हमारे यहाँ तो महिला के बारे में तो श्रद्धा रहती है पूरे देश भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो ये सब बातें बताते हुए देयर इज़ नेवर फ्रिक्शन। तो मैंने बताया कि एक तमिलनाडु की महिला को, कर्नाटक की महिला को हमने मुख्यमंत्री बनाया, ये मैं कन्नड़ लोगों के सामने और कर्नाटक में रहने वाले डीएमके लीडर्स के सामने बता रहा था। फिर मैंने बताया कि कर्नाटक का एक बस कंडक्टर तमिलनाडु में जाता है और वहाँ का सुपरस्टार बन जाता है। कौन है वो? रजनीकांत। करेक्ट। तो रजनीकांत की एक और विशेष बात बताता हूँ। जापान में आप जाओगे, हजारों की संख्या में लोग तमिल में बात करते हैं, जापानीज लोग। तो उनको जब मैं मिला, उनसे बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि आप कितने बार तमिलनाडु गए हो? तमिलनाडु में गए बिना तमिल सीखना बहुत कठिन है। आप यहाँ बैठे बैठे पंजाबी सीखना कठिन है, लेकिन वहाँ जाओगे तो आसान सीख सकते हो। तो एक ने बताया कि मैं 5 बार गया हूँ। तो तमिलनाडु में कितने महीने रुके हैं? नहीं, एक बार जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, एक ही एक दिन रुकता हूँ। एक दिन 5 बार जाएगा कोई आदमी इतना खर्चा करके केवल एक दिन के लिए, और वापस आ जाएगा? हाउ इज़ इट पॉसिबल? और इतने अच्छी तरह से तमिल कैसे बोलते हो? तो उन्होंने बताया कि हम लोग थर्सडे जापानीज एयरलाइन से चेन्नई पहुंचते हैं, होटल बुकिंग करते हैं, वहाँ रहते हैं। दूसरे दिन फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं, फिर वापस आ जाते हैं उसी दिन रात को। किसका मूवी देखते हैं? रजनीकांत। और रजनीकांत का पिक्चर देख देकर वो सब तमिल सीख गए हैं। तो तमिल लैंग्वेज के लिए इतना बड़ा सर्विस तो और किसी ने नहीं किया जितना रजनीकांत ने किया। तो मैंने कहा कि एक दो प्रांत मिलने से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो एक डीएमके ने क्या बोला मालूम है? कि हम तमिल लोग उदारवादी है, वी एक्सेप्ट आउटसाइडर्स, बट दीज कन्नडिगास आर वेरी सेल्फिश पीपल। मैंने पूछा कैसे बोलते हो? तो बोला कि मैं यहाँ 5 साल से रहता हूँ, मैं यहाँ 3 साल से रहता हूँ, मैं यहाँ 7 साल से रहता हूँ, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला है। तो मैंने पूछा कि तुमने कर्नाटक के लिए क्या काम किया है बताओ। रजनीकांत ने क्या किया मैं बता सकता हूँ। जयललिता ने पूरा जीवन अर्पण कर दिया था तमिलनाडु के लिए, इसलिए उसको मानते हैं। तुमने क्या किया? और फिर मैंने उनसे पूछा कि डू यू नो मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, डू यू नो भ्रमरा राजरत्नम? तो उन्होंने बोला कि वी डोंट नो हु दे आर। ये दोनों तमिल लोग हैं और तुम पूरे कर्नाटक में घूमकर 10 लोग मुझे दिखाइए जो मास्ती वेंकटेश अय्यंगार को नहीं जानते हैं। वहाँ का नेशनल अवार्ड भी मास्ती वेंकटेश अय्यंगार के नाम पर है, ही से तमिलियन। वहाँ का जो लोकगीत है बच्चों के लिए जो स्कूल में सिखाया जाता है वो भ्रमरा राजरत्नम का गीत है, सारे बच्चे उसका नाम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। ये सोचो कि तमिल को कितना उन्होंने महान माना है।
ये सब छोड़ दीजिए। सीवी रामन को जानते हो? हाँ जानता। वो कहाँ के हैं? वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के हैं। लेकिन कर्नाटक में आने के बाद यहाँ एक रामन नगर है बेंगलोर में, एक रामन रोड है, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और रामन का एक स्टैचू है। तुम पूरे तमिलनाडु में मुझे बताओ कहीं भी एक रामन नगर, एक रामन रोड, एक रामन स्टैचू, रामन इंस्टीट्यूट नहीं है। ये लोगों ने जितना सीवी रामन को महान बनाया तमिलनाडु ने नहीं कहा। ऐसे में और भी जीवी अय्यर के बारे में बता रहा था और कुछ नाम बताया तो एक आदमी वहाँ से खड़ा हो गया, बोला कि फ्लैट पैर छुआ, बोला कि मुझे इतनी सारी चीज़ें मालूम नहीं था। बहुत सारी चीज़ें अज्ञान में हम गलती करते हैं। आपको ईरान की एक कहानी बताकर मैं समाप्त करता हूँ। वहाँ दो प्रांतों के बीच में युद्ध हो रहा था। किसी एक गांव को लेकर होता है कि ये गांव हमारा है, ये गांव हमारा है, बोलते हैं तो झगड़ा होता था। तो झगड़ा होगा तो इनके पास 1000 लोग हैं, इनके पास 1000 लोग हैं, झगड़े में कोई ना कोई जीतेगा। लेकिन यहाँ 300 लोग, वहाँ 200 लोग मरेंगे। तो उससे अच्छा है कि तुम्हारा एक आदमी और हमारा एक आदमी लड़ेंगे और फिर उसमें जो जीतेगा उसको गांव दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ से एक रुस्तम और वहाँ से एक शोहराब, दोनों लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते रुस्तम ने शोहराब के ऊपर एक, पहले इसके हाथ कटे, उसके उंगली कटे, उसके सिर कटा, ये सब होते 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 दोनों के रक्तपात होते हुए आखिरी में एक घाव चढ़ाया उसके छाती पे तो वो मर गया। मरने की हालत में था वो छोटा सा लड़का शोहराब, और उसने इसको तुरंत, ये बेचारा मर रहा है तो उसको पानी देने के लिए ये जो दूसरा योद्धा था वो भी उसके पास गया। तब उसने बताया कि अगर मेरा बाप रुस्तुम होता तो ज़रूर तुम पे बदला लेगा। तो ये पूछा कि मैं तो रुस्तुम हूँ, कौन सा रुस्तुम की बात कर रहे हो? तो उसने बताया कि ये है मेरा बाप। तब उसको पता चला कि जिसको मैंने मार दिया वो मेरा बेटा है, और मालूम नहीं था कि ये बाप और बेटा है, इसलिए यहाँ युद्ध हुआ, एक ने दूसरे को मारा। अर्जुन को मालूम नहीं था कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है, उसको वध किया। वैसे हम सब नहीं जानते कि हम सब एक ही भारत माता के पुत्र हैं। जिस दिन हमें ये समझ में आएगा, आपको एक हिंदी पिक्चर का एक डायलॉग सुनाकर मतलब ख़त्म करता हूँ। बड़ा भाई बोलता है मेरे पास बड़े बड़े भवन है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास मोटर गाड़ी वगैरह है, भाई तुम्हारे पास क्या है? तो बोलता है, बड़ा भाई कहता है कि मम समीपे भवनम अस्ति, मम समीपे यानम अस्ति, मम समीपे वित्तम अस्ति, मम समीपे सर्वम अस्ति भवतः तब समीपे किम अस्ति। तब छोटा भाई कहता है मम समीपे भारत माता अस्ति।